बुंदेलखंड का हृदय सागर, बुंदेली संस्कृति की पहचान है सागर। महान विद्वान दानवीर श्री डॉक्टर हरि सिंह गौर की भूमि है सागर। महान कवि पद्माकर की जन्मस्थली है सागर। मध्य प्रदेश की खूबसूरती का पहचान है सागर। जी हाँ, कुछ ऐसा ही है सागर। और सागर की इस धरती से स्वीकारिए आकांक्षा पांडे का नमस्कार। IBC 24 की टीम आज आप पहुंची है बुंदेलखंड के हृदय सागर में। जी हाँ, बुंदेलखंड का हृदय कहा जाता है सागर। खूबसूरती इसकी पहचान है और भी इसकी अनंत खूबियां हैं। और आज IBC 24 की टीम पहुंची है सागर वासियों के बीच ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए कि आखिर 3 वर्ष जो शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के पूर्ण हुए हैं, उसको लेकर के यहाँ की जनता क्या सोचती है। तो जोरदार तालियों के साथ आइए शुरुआत करते हैं IBC 24 के खास कार्यक्रम विकास चौपाल की 3 वर्ष उत्कर्ष की। आज इस खास कार्यक्रम के जरिए हम जानेंगे कि आखिर सागरवासी जो इस वक्त इस प्रांगण में मौजूद हैं, वो शिवराज सरकार की योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, जमीनी हकीकत क्या है, चुनौतियां क्या है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर सागरवासियों के साथ ही बुंदेलखंड के विकास का रोड मैप उन्होंने किस तरह से तैयार कर रखा है। तो जोरदार तालियां विकास चौपाल के लिए। और खास मेहमानों का मैं परिचय करा दूं, दिन रात ही कार्यरत रहते हैं कि किस तरह से सागर विकास के पथ पर अग्रसर रहे। तो जोरदार तालियां आज के खास मेहमानों के लिए। मंच पर आसीन है हीरा सिंह राजपूत, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। जोरदार तालियां। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और नगर निगम अध्यक्ष वृंदावन अहिरवार जी भी हमारे साथ मौजूद है। वृंदावन जी के लिए भी जोरदार तालियां। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हीरा सिंह जी, आपसे ही शुरुआत मैं करती हूं। शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो बुंदेलखंड में आप कितना बदलाव इन 3 वर्षों में देख रहे हैं? सागर वासियों की जिंदगी में क्या बदलाव आपने महसूस किया है? देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी के जो 3 वर्ष हैं जी, ये पिछले 15 वर्ष से भी आगे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चहुमुखी विकास करने के लिए माननीय शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार द्वारा बहुत निचले स्तर पर जाके काम किया गया है। एक तरफ जहां विकास को गति दी गई है, विकास में रोड, तालाब, मंगल भवन, सीमेंट कंक्रीट मार्ग, ये तो आते ही है। मेन जो है, इस वर्ष माननीय शिवराज सिंह जी ने व्यक्तिगत हितग्राही मूलक योजनाएं, एक बहुत बड़ा अभियान चलाया मुख्यमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। इसमें हम लोग गांव-गांव गए हैं। एक एक गांव में 100-100, 150-150 लोग, वो हितग्राही जिन्हें शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वो वहां कैंप लगाकर 1.5 माह में एक पंचायत में 2 बार कैंप लगाए गए। पहली बार एप्लीकेशन ली गई, दूसरी बार उनकी खाना पूर्ति की गई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक एक पंचायत में 100 से 200 हितग्राही मूलक योजनाओं के काम निपटे हैं। चाहे उनके प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे शौचालय बनना हो, चाहे उनकी वृद्धावस्था पेंशन हो, जितने भी काम ऐसे पड़े थे। फिर जब विकास यात्राएं शुरू हुई तो हमने देखा कि सिंगल कंप्लेंट, सिंगल हितग्राही नहीं कहा कि हमारा काम नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा काम शिवराज सिंह चौहान ने किया है। आगे बढ़ते हैं। वृंदावन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। वृंदावन जी, आप नगर निगम अध्यक्ष हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो इन 3 वर्षों में आपने कितना बदलाव देखा है और किस तरह की और आगे योजनाएं संचालित है जो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे सागर वासियों के बीच विकास के लिए पथ अग्रसर करेंगे? सर्वप्रथम मैं IBC 24 की टीम को सागर पधारने पर उनका हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं। हम अभी पिछले 3 वर्षों की बात कर रहे हैं। जिस शहर में आप आए हैं, इस शहर में आप अगर 2003 के पूर्व आते तो आप ना यहाँ रोड थी, ना नाली थी, ना कोई ऐसी मेन अप्रोच रोड थी कि जहाँ से हम शहर से बाहर निकल सके। लेकिन हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, देश के हमारे लाडले नेता आदरणीय मोदी जी ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से सागर के लिए जो करोड़ों रुपए की सौगात दी, उस सौगात के माध्यम से आज शहर के आप किसी भी चौराहे पर शहर से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो आज इसी कार्यक्रम के मंच के पीछे हम जहां रोड देख रहे हैं, ऐसी रोडों का जाल पूरे 48 वार्डों के साथ साथ शहर से निकलने वाली जितनी भी रोडें हैं, उन सब पे इसी सरकार के द्वारा काम हुआ है। दूसरा हमारा जो महत्वपूर्ण काम है, जो गरीबों की एक बुंदेलखंड में कहावत है, जिसकी ना फटी बीमारी वो क्या जाने, उसी कहावत के थ्रू आज हमारे मुख्यमंत्री जी एक किसान परिवार से हैं
और किसान परिवार से होने के नाते उनको दुख दर्द की वो स्थिति मालूम है जिस स्थिति में उनने अपना बचपन गुजारा है। उसी उद्देश्य को लेकर उनने जितनी भी योजनाएं बनाई हैं उस योजना के माध्यम से मैं संबल कार्ड का आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। संबल कार्ड के थ्रू हमें 2,05,000 रुपये मिलते हैं। अगर एक्सीडेंटल में व्यक्ति खत्म होता है तो उसको 4,05,000 रुपये मिलते हैं। आप किसी परिवार में अगर कमी हो जाती है, उस परिवार में दुखों का पहाड़ टूटता पड़ता है, उसका कमाने वाला, उस परिवार को चलाने वाला व्यक्ति जब चला जाता है, उस परिवार में क्या स्थिति होती है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने 2,05,000 और 4,05,000 रुपये की जब योजना दी, और जिन हितग्राहियों को हम 2,05,000 या 4,05,000 रुपये देते हैं तो उनमें आधा दर्द खत्म हो जाता है। उसकी हम पूर्ति तो नहीं कर सकते, लेकिन उन 2 लाख रुपए में उनकी आंखों में जो सपने होते हैं कि मैं 50,000 रुपये में अपने बच्चों के लिए FD कर दूंगी, 50,000 रुपये में जो पुराना कर्जा है वो चुका दूंगी, 50,000 रुपये अपने लड़के के लिए कर लूँगी, 50,000 में मैं अपना जीवन यापन के लिए छोटा सा धंधा कर लूँगी। ऐसी योजनाओं के माध्यम से हमारी सरकार, हमारी नगर निगम काम कर रही है। और सर बहुत बहुत बधाई कि लगातार आप जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, लगातार दिन रात आप तत्परता के साथ कार्य करते रहे। चलिए जनता से भी अब जान लेते हैं कि किस तरह से सरकार कार्य कर रही है, क्योंकि जनता पब्लिक है, सब जानती है, इसलिए उनका भी फीडबैक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैम, अभी जैसा कि हीरा सिंह जी ने यहाँ पर उल्लेख किया लाडली बहना योजना का, और आप ज़मीनी स्तर पर भी काम कर रही हैं, पार्षद हैं आप, तो किस तरह का उत्साह इस योजना को लेकर के आप देख रही हैं? सर्वप्रथम तो मैं आदरणीय अपने प्रदेश के मुखिया शिवराज मामा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सभी प्रदेश की बहनों की तरफ से, जिन्होंने हम बहनों के लिए लाडली बहना योजना का उनने जो आयोजन किया है, बहुत ही बड़ा आयोजन है। क्योंकि एक बहन के लिए अगर 1,000 रुपये पर मंथ अगर उसके खाते में जाते हैं तो उसकी जो दैनिक पूर्ति है, जो वो दैनिक पूर्ति का वो 1,000 रुपये में अपना पालन पोषण करेगी अपने परिवार का। क्योंकि महिला एक घर की नहीं, 2 कुल की नारी होती है, और वो अगर उस 1,000 रुपये में वो प्रदेश में और देश में वो 1,000 रुपये से वो अपना जीवन यापन करके और प्रदेश और देश में अपना नाम रोशन कर सकती है। बहन, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, कल से जब ये योजना चालू हुई है, इस कदर बहनों की आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं बहनें कि 1,000 रुपये में उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे मामा जी ने हमारे जीवन का एक संरक्षण हमें भाई मिल गया, हमें जो हमें जीवन का एक उद्देश्य मिल गया हमें, कि जिससे हम 1,000 रुपये में अपने परिवार का, अपने बच्चों का हम पालन पोषण कर सकेंगे। हमारी लाडली बहना योजना है, लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 फिर से पुनः स्टार्ट हो गई है। उसमें बेटियों के लिए फिर से पूरी योजना चालू हुई, उसको जन्म से लेके उसकी पढ़ाई तक का खर्च हमारे शिवराज मामा जी दे रहे हैं। ये बहुत ही अद्वितीय योजनाएं हैं। सर, आपको क्या लगता है किस तरह से सरकार कार्य कर रही है? कुछ सुझाव या मांग आपकी तरफ से? तो ये सरकार, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि विकास 2 प्रकार के होते हैं, एक सार्वजनिक विकास होता है और एक व्यक्तिगत विकास होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में हमारी पार्टी ने और हमारी सरकार ने न सिर्फ सार्वजनिक रूप से विकास किया है, बल्कि सार्वजनिक रूप के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से लोगों का जीवन स्तर कैसे अच्छा हो, बुजुर्गों को कैसे उनके स्वास्थ्य सेवाएं मिले, महिलाओं को कैसे उनका अधिकार मिले, महिलाएं कैसे आत्मनिर्भर बने, इन सब चीज़ों को लेकर आज अनेक सारी योजनाएं हैं। अनेक सारी, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे के जन्म से लेकर मृत्युपरांत तक और समाज में या जीवन में जितनी भी प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं, उन सब के निवारण के लिए, उन सभी समस्याओं के निवारण के लिए जो भी सहायता, जो भी सहयोग हो सकता है, हर क्षेत्र के लिए, हर वर्ग के लिए, हर समाज के लिए, हर आयु के लिए, हर लिंग के लिए, सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। ऐसी योजनाएं और ऐसी सरकार इस सरकार के पहले कभी मध्य प्रदेश की जनता ने देखी नहीं। और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर अगर जब हितग्राहियों को लाभ मिले तभी वो एक अच्छी योजना मानी जाती है। सर, अगला सवाल मेरा राजपूत जी आपसे है कि हम देख रहे हैं कि सागर के आसपास बेहद प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। सागर मिला दिया जाए, छतरपुर या पूरे बुंदेलखंड को ले लिया जाए, तो क्या कोई टूरिज्म सर्किट डेवलप करने का आपका कुछ ऐसी मतलब आगे कुछ उम्मीदें हैं, योजनाएं हैं, जैसे कि महाकाल लोक की तर्ज पर कुछ विकास करने की कुछ योजना? आप ये देखिए मैम कि जैसे हमारे बुंदेलखंड में खजुराहो, ओरछा, बांदकपुर, कुंडेश्वर, हमारा राजघाट, ऐसे
कई ऐसे स्थान हैं जो वास्तव में पर्यटक केंद्र बन सकते थे, पर पिछली सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया, भाजपा सरकार और खास तौर से माननीय शिवराज सिंह चौहान। अभी आप जाके देखें, ओरछा से छतरपुर, छतरपुर से सतना, रीवा नेशनल पार्क, इस तरह से विकास चौतरफा हो रहा है। हमारे खजुराहो में इंटरनेशनल मतलब एयरपोर्ट तैयार हो रहा है। जहाँ कभी एक प्लेन आता था वहाँ 2-2, 3 प्लेन उतरने की तैयारी की जा रही है। चारों तरफ विकास की गति बढ़ाई जा रही है। हमारे ओरछा जैसे स्थान पर, ओरछा जगह अगर हम गए थे पिछली बार, लगता नहीं ये ओरछा वो जो पहले था। चारों तरफ विकास कार्य किए जा रहे हैं, गांव से लेके शहर तक, यूनिवर्सिटी से लेके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेके और मेडिकल कॉलेज तक खोले गए हैं। चारों तरफ विकास कार्य है। पूरी जनता, देखो कुछ तो होते हैं कलाकार लोग, बाकी गांव का वातावरण। कल मैं गया था, मैं आपकी बात से हटकर बता दूं, लाडली बहना का, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में लाडली बहना के फार्म भरवाए। कल मैं जयश्री नगर में था, सैकड़ों महिलाएं बैठी थी। हमने बताया बहना कैसा लग रहा है। हमने कहा कि राखी का त्यौहार आने वाला है, जैसे भाई राखी बांधता है, आप भाई को राखी बांधती हो, वैसा उत्साह है कि नहीं है भाई? बोलो भैया उससे अच्छा। हमने कैसे? बोले सगे भाई को एक रुमाल खरीदते 100 रुपये का, 200 का मीठा लेते, किराया खर्च लगा के जाते मायके भाई को राखी बांधने, और भैया कहते जिज्जी रखो के निकल जे हो, मीठा के है 100 रुपया दे वो छुट्टी। अब तो शिवराज सिंह चौहान 1000 साल की 12,000 दे रहे, तो ये सगे भैया से बढ़ के हैं। मैंने उनके आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। यह है विकास। और सर कहा भी जाता है कि जब एक महिला सशक्त होती है तो पूरे समाज को वो सशक्त करती है, और शायद यही योजना उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। वृंदावन जी, अगला सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि नगर निगम अध्यक्ष हैं आप, और आपके अगर कार्यभार की मैं बात करूं तो सड़क, बिजली, पानी, नाली की साफ सफाई, ये तमाम चीज़ें जुड़ी हुई है, और स्मार्ट सिटी के तहत भी सागर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इसको लेकर के किस तरह से आप कार्य करवा रहे हैं? देखिए, जो नगर निगम की मूलभूत सुविधाएं होती हैं उनसे हटकर अभी जैसे आपने माननीय हमारे अध्यक्ष जी से पूछा है, उज्जैन की तर्ज पर सागर में बड़े बाजार क्षेत्र में मिनी वृंदावन है। जो वृंदावन में मंदिर हैं उसी तर्ज पर यहाँ हमारा बड़े बाजार क्षेत्र मिनी वृंदावन कहा जाता है। हर गली में वहाँ आपको मंदिर मिलेंगे। दूसरा उससे लगा हुआ हमारा भूतेश्वर मंदिर है। महालोक की तर्ज पर भूतेश्वर मंदिर की हमारे सम्मानीय इस क्षेत्र के मंत्री, सम्मानीय नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र जी, विधायक जी, हमारे सम्मानीय गोविंद सिंह जी, सम्मानीय भार्गव जी, मिलकर इन 3-4 लोगों ने भूतेश्वर मंदिर के लिए भी पूरा हमारा जैसे महालोक उज्जैन बना है उसी तर्ज पर एक DPR तैयार की है, और उसी के आधार पर बड़े बाजार में भी एक बहुत अच्छा आपको सागर महालोक भी बनेगा। और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, नगर निगम से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति है, सरकार की योजनाएं हैं उसको धरातल तक पहुंचाना। जैसे लाडली बहना के तहत कल से 25 तारीख से उसका प्रारंभ हुआ, तो हमारी नगर निगम ने हर 48 वार्ड में एक टैक्स कलेक्टर, सफाई दरोगा, एक अतिरिक्त कर्मचारी दिया, जिससे हर महिला जो हमारी बहन है उस बहन का रजिस्ट्रेशन हो सके। और अगर जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो वहाँ हमारे 3 से 4 अधिकारी वहाँ रहेंगे। कोई भी जो महिला है, जो हमारी बहन है, वो खाली हाथ नहीं जाएगी। पूरा नगर निगम अपनी तैयारियों के साथ जनता के बीच में पहुँचा है, और अग्रिम शुभकामनाएं सर उसके लिए। और एक बार फिर से जोरदार तालियां। चंद्रशेखर जी थोड़े विलंब से हमारे साथ जुड़े हैं। चंद्रशेखर जी, हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं अब आपसे। सर 3 साल पूरे हो चुके हैं शिवराज सरकार के नए कार्यकाल के, निगम आयुक्त हैं आप, किस तरह से बदला हुआ आप सागर की तस्वीर को देख रहे हैं? देखिए, आपको याद होगा कोरोना काल जी, एक ऐसा काल जब सारे बाजार बंद थे। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, फेरी लगाने वाले, उनका व्यवसाय पूरा चौपट हो गया था। उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चालू की। ऐसे लोगों को जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं बचा था, उस योजना में लोगों को 10,000 रुपये बिना ब्याज के दिए गए। उससे उनने छोटा मोटा रोजगार स्थापित किया। जैसे ही 10,000 उन्हें चुका दिए, फिर 20,000 रुपये दिए गए।
जिन लोगों ने 20,000 चुका दी, 50,000 रुपये दिए गए। तो जो कोरोना से ये हमारा निचला तबका, जो कमज़ोर वर्ग था, छोटे छोटे दुकानदार थे, फेरी लगाने वाले थे, साइकिल में चलने वाले थे, आज उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और अपना परिवार का जीवन यापन कर रहा है। अब जनता से भी जान लेते हैं, सर किस तरह से सरकार कार्य कर रही है, आपका कुछ सुझाव या मांग, क्योंकि देखिए सरकार के भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी है। आपका सागर के पावन धरती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा है कि सरकार कैसे काम कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर मैंने अभी तक ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो सामाजिक सरोकार के साथ काम करती हो। ये आधारभूत संरचना का विकास करना एक अलग बात है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से विकास करना, जो अभी हमारे अर्पित जी ने भी कहा है, ये व्यक्तिगत रूप से जब विकास की बात आती है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है अंत्योदय की विचारधारा, तो उस अंत्योदय की विचारधारा को प्रतिपादित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे हमारे शिवराज जी की सरकार हो, लगातार योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। अभी आपने देखा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग जन्म के बाद की योजनाएं बनाते हैं। माननीय शिवराज जी ने जन्म के पहले से योजनाएं बना के रखी। जब हमारी कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसके बच्चे के भरण पोषण के लिए और उसके खुद के भरण पोषण के लिए सरकार 6,000 रुपये देती है। उसके बाद जब उसकी बच्चे का जन्म होता है तब उसको कुछ राशि दी जाती है। अगर वो बिटिया पैदा होती है तो लाड़ी लक्ष्मी के रूप में उसका पालन पोषण भरण और शिक्षा दीक्षा का काम किया जाता है। जब वो विवाह योग्य हो जाती है, आप कल्पना करिए कैसे हम सामाजिक सरकार की इस संरचना को लगातार विकसित कर रहे हैं। जब वो बड़ी हो जाती है, उसके विवाह की चिंता माता पिता को होती है, तब हमारी सरकार उसका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से विवाह करने का काम भी करती है। आप देखिए, अगर कोई हमारे घर में परिवार में कोई बुजुर्ग या कोई सामान्य व्यक्ति अगर कोई बीमार हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के आयुष्मान योजना के माध्यम से आज हम 5 लाख तक का उसका बीमा कराकर उसको स्वास्थ्य लाभ दे रहे हैं। अनेकों ऐसी योजना है जिनका अगर मैं यहाँ पर वर्णन करना शुरू कर दूँ या आपको पूरी तरीके से बताऊँ तो वो समय आपके पास कम पड़ जाएगा, हम लोगों के पास कम नहीं पड़ेगा। आपने तो पूरे सागर को देखा है बढ़ते हुए गढ़ते हुए। इन 3 वर्षों में आप कितना बदलाव मानते हैं और कितने अंक देंगे आप सरकार को 10 में से? अभी आपने सबके विचार सुने। हम 1980 की बात करें जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, अटल बिहारी वाजपेयी ने उस ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। हम समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की चिंता की मूल ध्येय को लेकर चले थे। आज उसी की परिणति है कि चाहे मोदी जी हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, चाहे हीरा सिंह जी हों, चाहे वृंदावन अग्रवाल साहब हों, हमारे जनप्रतिनिधि हों, वो उस मूल ध्येय, उस मूल मंत्र पर अक्षरश उतर रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं? कुछ चुनौतियां आपके सामने या देखिए मंच पर मौजूद हैं, सागर में रहते हुए कुछ परेशानी होती हो तो यहीं पर त्वरित निराकरण भी हो जाएगा? नहीं, वर्तमान परिस्थिति में अभी सागर में तो ऐसी कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि निर्माण कार्य चल रहे हैं तो थोड़ी अव्यवस्था है, लेकिन वो अव्यवस्था निर्माण की विकास की वजह से है, कोई मतलब प्रशासनिक चूक की वजह से नहीं है। आज हमारी सागर नगर निगम की टीम कहें, सागर में विधायक जी कहें, सांसद जी कहें, ये टीम कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। और सागर निश्चित रूप से आप 1 साल बाद जब सागर आएंगे तो आप एक विकसित और समृद्धशाली शहर के रूप में देखेंगे आप। और ऐतिहासिक नगरी तो है ही सागर, और अब देखिए लगातार आधुनिकता की तरफ भी बढ़ रही है। हीरा सिंह जी, अब कुछ दिन पहले ही जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर पहुंचे थे तो संत शिरोमणि संत रविदास जी के 100 करोड़ के बजट का भी उसमें प्रावधान हो गया है कि भव्य मंदिर बनेगा। तो उस मंदिर के बाद कितना बदली हुई तस्वीर देख रहे हैं सागर की? देखिए, कांग्रेस कभी कहती थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति हमारी समाज है। अनुसूचित जाति और जनजाति को कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार हो, हमारे प्रदेश के मुखिया हो, अगर गांव में विकास हो रहा है चारों तरफ, देखिए रहने के लिए मकान, गरीब के लिए रहने के लिए फ्री मकान, उसकी साफ सफाई के लिए फ्री शौचालय, खाने के लिए निःशुल्क गल्ला खाद्यान्न, फ्री गल्ला, दवाई 5 लाख तक की 1 साल में फ्री। अगर गर्भवती बेटी होती है, बहू होती है, तो उसकी संसाधन के लिए जो गांव में हमारा होता है दस्तूर, उन सब के लिए पैसा दिया जा रहा है।
बच्चा बच्ची होता है, बेटा स्कूल जाता है तो ड्रेस फ्री, पढ़ने के लिए साइकिल फ्री, वजीफा मिलता है। सारा का सारा राम राज की जो कल्पना की थी कि दैये के दैवे के भौतिक तापा और राम राज्य नहीं का हुए व्यापा। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी आज होते तो उसमें 4 लाइन बढ़ा के और लिखते, ऐसा विकास, गरीब का उत्थान, अनुसूचित जाति को सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चंद्रशेखर जी, मेरा अगला सवाल आपसे कि निगम आयुक्त हैं आप और सागर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, और आप देखिए यहाँ की लोक संस्कृति की बात हो, मीठी बोली की बात हो, व्यंजनों की बात हो, रचा बसा है यहाँ पे, लोक परंपराओं का गढ़ है संस्कृति, बुंदेली संस्कृति की पहचान ही है सागर। तो इस तरफ किस तरह से कदम उठाते हुए कुछ क्या राष्ट्रीय महोत्सव किस इस तरह के कुछ आयोजन की योजना है आपके पाइपलाइन में? देखिए, अभी शासन स्तर पर प्रत्येक जिले में गौरव दिवस मनाया गया था जी। हमारे नगर के गौरव डॉक्टर हरि सिंह जी हैं, जिन्होंने उस समय जब एक एक पैसे का बड़ा महत्व होता था, अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी और विश्वविद्यालय की स्थापना की। आज यदि हम उस समय की राशि से आकलन करें तो ये संपत्ति लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा होती है। हमने नवंबर में एक गौरव दिवस मनाया था, जिसमें पूरे ज़िले के हर पार्टी के लोग उपस्थित हुए थे और एक रंगारंग कार्यक्रम हुआ था। लोग उत्साहित थे, लोगों में एक जुनून था कि हमारे गौरव क्या हैं। जो नई पीढ़ी है, जो गौरव साहब से परिचित नहीं थी, उस नई पीढ़ी को उसके माध्यम से अवगत कराया गया। सुंदर चित्रण के द्वारा छोटी छोटी फिल्म बनाई गई। उसका लगातार 3 दिवस पूरे सागर में 3 दिवसीय कार्यक्रम चला था और बच्चा तक इसकी पहुंची थी और लोग इससे गौरवान्वित हुए थे, लोग अच्छा महसूस हुआ था। आगे भी हमारी इसी प्रकार की योजनाएं हैं कि हम हर साल इस प्रकार के कार्यक्रम करें। सर, पेसा एक्ट की बात हो या फिर यहाँ की संस्कृति को सहेजने की बात हो, किस तरह से आप बदलाव देखते हैं और कौन सी योजना आपकी पसंदीदा है, ये भी मैं जानना चाहूँगी। बहुत दिनों बाद डॉक्टर हरि सिंह गौर को जो अधिक सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 26 नवंबर को दिया था गौरव दिवस के रूप में, वो कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम सागर के अंदर हुआ है जो ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं हो सकता। मैं से हेतु माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि अगले वर्ष ऐसा भव्य गौरव दिवस और अधिक मजबूती के साथ मनाया जाए, जिससे बुंदेलखंड के लोग डॉक्टर गौर को जानें, समझें और उनको समझ सकें। देखिए सर, बुंदेलखंड की धरती तो मुझे लगता है कि हरि सिंह गौर जी से भली भांति पूरी तरह से परिचित है। जो भी उन्होंने योगदान दिया है सभी उसके बारे में जानते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि मध्य प्रदेश का हर एक युवा की जो इतने रत्न हमें मिले हैं, भारत में अगणित रत्न उन्होंने दिए हैं, यूनिवर्सिटी से जो पढ़ के निकले हैं और आज पूरे देश का मान सम्मान वो बढ़ा रहे हैं। तो सर, इस यूनिवर्सिटी के साथ उनके पहचान को और आगे विश्व स्तरीय बनाने के लिए किस तरह से आप लोग प्रयासरत हैं? वृंदावन जी। जब हमारे डॉक्टर गौर साहब ने विश्वविद्यालय बनाने का सोचा था जी, तो उस समय उनके जो सहपाठी थे उनने कहा था कि आप कहाँ ऐसे भूखे नंगे गांव, जहाँ यहाँ बुंदेलखंड की जो कल्पना थी, यहाँ विश्वविद्यालय बना के आप क्या करोगे। लेकिन डॉक्टर गौर साहब ने कहा था कि वहाँ तो कई विश्वविद्यालय खुल सकते हैं, लेकिन मैं जहाँ रहा हूँ, जहाँ पढ़ा हूँ, जिस क्षेत्र में मेरा जन्म हुआ है, उस क्षेत्र के लिए अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो कुछ नहीं हो सकता। आज अगर यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, पूरे बुंदेलखंड तो ठीक है, विश्व के कई विद्यार्थी यहाँ आए हैं। आज अगर हम यहाँ इस स्थिति तक पहुँचे हैं, हमारा व्यक्ति बुंदेलखंड का अगर बाहर पहुँचा है तो हमारे डॉक्टर गौर साहब के नाम से है। और डॉक्टर गौर साहब के लिए जो इस बार हमारी प्रदेश सरकार ने बहुत ही महत्वपूर्ण गौरव दिवस के रूप में कार्य किया था, और जो नई पीढ़ी है, जो नया पीढ़ी वो उसको नहीं जानती, लेकिन गौर साहब के लिए आज सागर शहर का बच्चा जानता है। और हम उनके जो सिद्धांत हैं, उनके आदर्श हैं, उस आदर्शों पर चलकर और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ाएंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी जितनी भी योगदान है, उन्होंने जितना भी सागर को बढ़ाने में कार्य किया है, वो सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जैसे कि सर भी कह रहे थे कि नई पीढ़ी को जानना, नई पीढ़ी को ये सब बताना कि किनका क्या योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हीरज, मेरा अगला सवाल आपसे है। सरकार द्वारा संचालित कई योजनाएं हैं, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि मूर्त रूप लेने से पहले कुछ योजनाएं दम तोड़ देती है क्योंकि ठीक से कार्य नहीं हो पाता है। तो इस तरह की कुछ चुनौती है, उनको दूर करने के लिए किस तरह की तैयारी आपकी है सर? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही जायज़ है। एक बताऊं मैं योजना, गांव-गांव में पानी पहुंच रहा है पीने का। पहले स्थिति थी कि कुओं से पानी भरते, हम लोग गांव में रहते थे तो सभी गांव की महिलाएं कुओं से पानी लाती थी। कुओं में वाटर लेवल खराब हुआ, उनका पानी खराब था, हैंडपंप लगाए गए। हैंडपंप खनन इतनी बड़ी संख्या में हुए कि वाटर लेवल डाउन हो गया। आज हमारे प्रधानमंत्री और आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सूझबूझ से हजारों करोड़ रुपया गांव में पेयजल हेतु योजनाएं लाई गई हैं। अब योजनाएं लाई जा रही हैं जल स्रोतों से, बड़े बड़े बांधों से लाकर फिल्टर ट्रीटमेंट सिस्टम बनाकर गांव में हर गरीब को पानी की टोंटी घर घर लगाकर पानी दिया जा रहा है। पर हो ये रहा है कि इतना अधिक पैसा मंजूर हो गया है, उस समय है कम, तो योजनाओं का संचालन जितने और अच्छे तरीके से होना था उसमें शासन प्रशासन, हमारे कलेक्टर सागर, हमारे निगम के आयुक्त भी बैठे हैं, पहले सीओ रहे आप जिला पंचायत के, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बड़ी योजनाओं के संचालन में क्रियान्वयन थोड़ा टाइम तो लगता है, पर जब ये योजनाएं पूरी तरीके से धरातल पर उतर जाएंगी तो आप कल्पना करिए कि जो हमारी बेटी, हमारी माँ बहन पानी के लिए 2-2 किलोमीटर दूर जाती थी, उसे घर में पानी टोंटी लगकर मिलेगा। हमने कल्पना नहीं की थी हमारे जेरी गांव में पानी मिलेगा। आज हिंदुस्तान के हर घर में, मध्य प्रदेश के हर गांव में पेयजल योजनाएं लाई जा रही हैं। बहुत बड़ा शासन की योजना है। कोरोना कार्यकाल अगर ना होता 1.5-2 साल का, तो आज विकास उठ के ऊपर आ जाता। इस तरह से योजनाएं चल रही। हमारे अधिकारी, नेता और माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री, हम सब लोग का एक ही ध्येय है कि शासन द्वारा जो राशि दी जा रही है उसका सफल क्रियान्वयन गांव में हो और एक एक हितग्राही को उसका लाभ मिले। और सर, बहुत ज़रूरी हो जाता है ये, क्योंकि जनता टीवी में जब सुनती है, देखती है कि मंच से शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा कर दी है किसी नई योजना की, तो बहुत आतुर रहते कि कब हमें उसका लाभ मिलेगा। लेकिन अगर अच्छे से प्रशासनिक स्तर पर भी काम हो, सरकारी स्तर पर भी काम हो, तो उसका लाभ ज़रूर मिलता है। चलिए, और भी कुछ लोगों से जानते हैं, समझते हैं। सर, किस तरह से आप देख रहे हैं, कैसा कार्य कर रही है सरकार? कुछ बाधाओं का सामना क्या आपको भी करना पड़ता है? देखिए, कोई बाधा नहीं है। जो एक राम राज्य की परिकल्पना हम लोग करते हैं, वो राम राज्य मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का युवा नीति के लिए, जो उन्होंने अभी 2 या 3 दिन पहले युवा नीति की घोषणा की है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ युवाओं की ओर से। क्योंकि निश्चित रूप से देखिए, हम जब बात करते हैं विकास की, तो विकास कभी किसी छुपता नहीं है। आज हम सागर में बैठे हैं, आप सागर की बात कर लें तो एक समय ऐसा हुआ करता था कि सागर से अगर हम लोग भोपाल जाते थे तो हमें दिन भर का समय लग जाता था। लेकिन ये रोडों का जाल पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बनाया। आज हम भोपाल जाते हैं तो हमें 2 से 2.5 घंटे भोपाल पहुँचने में लगते हैं। हम सागर प्रॉपर की बात कर लें, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर सागर में बनने जा रहा है। हमारे लिए सौभाग्य का विषय था, हमारा जो लाखा बंजारा झील है उसका गहरीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कर रही है। उसके अंदर एलिवेटेड कॉरिडोर हम लोग बना रहे हैं। एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से शहर का पूरा ट्रैफिक जो शहर के अंदर अभी रहता है, बड़े बाजार में रहता है, 3 बत्ती पे रहता है, वो सीधा कन्वर्ट होकर शहर के बाहर आ जाएगा। तो ये सब विकास है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जनहितैषी योजनाओं को भी लागू कर रही है और विकास भी कर रही है। आज हम युवाओं की बात कर लें, युवाओं के लिए कमलनाथ जी की धोखे से सरकार 2018 में बन गई थी। कमलनाथ जी ने युवाओं के लिए बोला था कि वो बेरोजगारी भत्ता देंगे। मैं समझता हूँ किसी भी प्रदेश के अंदर किसी भी युवा के खाते में 1 रुपये भी
कमलनाथ जी नहीं दे पाए, कांग्रेस की सरकार नहीं दे पाई। और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने ये मध्य प्रदेश के अंदर करके दिखा दिया कि चाहे अपनी हम बहनों की बात कर लें, महिलाओं की बात कर लें, महिलाओं के लिए एक अलग योजना बना दी है। सर, अभी ही यूथ महापंचायत में जो युवा नीति का जो ऐलान किया गया है, थोड़ा उसके बारे में भी जरा दर्शकों को बताइए, क्योंकि नई नई ये योजना है, उसके जरिए आप क्या मानते हैं, कितनी तस्वीर बदलेगी युवाओं की? ये हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के सभी छात्र छात्राओं को, सभी युवाओं को अपना भांजा और भांजी कहते हैं। उन्होंने वादा किया था कि वो युवाओं के लिए भांजे भांजियों के लिए एक अलग से योजना लाएंगे। तो उन्होंने अभी युवा नीति की घोषणा 3 दिन पहले की है। युवा नीति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज़ को बोला है कि अगले साल जो बजट रहेगा भाजपा का, उस बजट में, मध्य प्रदेश सरकार का, उस बजट में युवाओं के लिए अलग से बजट वो बनाएंगे। युवाओं के लिए जो भी और नई योजनाएं होंगी संभव, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग से एक बजट बनेगा, स्टूडेंट्स के लिए अलग से योजनाओं का लाभ मिलेगा, स्कॉलरशिप अभी मिल रही। मैं आपको एक घटना बताना चाहता हूँ। मैं एक कॉलेज में था, मेरी एक विद्यार्थी से बात हुई, तो उस विद्यार्थी ने जब मुझे बताया कि वो इस कॉलेज में पढ़ रहा है, इस कॉलेज में पढ़ने का खर्चा स्कॉलरशिप के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी उठा रहे हैं, भाजपा की सरकार उठा रही है। और उसने साथ साथ ये भी बताया कि उसका एक भाई है, वो एब्रॉड विदेश पढ़ने के लिए जाना चाह रहा था, उसका परिवार सक्षम नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने उस युवा का खर्चा उठाया और आज वो व्यक्ति, आज वो बच्चा एब्रॉड के, विदेश के कॉलेजों में पढ़ रहा है। तो युवाओं के लिए सबसे सशक्तिकरण के साथ, सबसे मजबूती के साथ कोई सरकार काम कर रही है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा है कि युवा ही भारत का भविष्य है, और युवाओं के लिए जब नीतियां आती हैं तो युवा खुश भी होते हैं और बेहद सशक्त भी होते हैं। चंद्रशेखर जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। जैसे कि अभी यही हमें बता रहे थे कि एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सेतु बंधन योजना के तहत ये पूरा कार्य होगा, तो इसके जरिए किस तरह से रोजगार का निर्माण सागर वासियों के लिए होगा और कितनी तस्वीर उससे बदल जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगा उससे? देखिए, सागर की जो मुख्य समस्या है, सागर एक्चुअली एक बहुत पुराना शहर है, सघन बस्ती वाला शहर है। समय के साथ साथ गांव से लोगों का शहर की ओर पलायन हुआ, तो जनसंख्या बढ़ी हुई है और लगातार वाहन भी बढ़ रहे हैं, जिसके कारण ट्रैफिक समस्या उद्भूत हुई है। उसके निराकरण करने के लिए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये हमारा जून में कंप्लीट हो जाएगा। जून में कंप्लीट होने के पश्चात जो हमारा सीधा ट्रैफिक है, जो अभी कटरा मस्जिद या उसके चारों तरफ या परकोटा तरफ घूमता रहता है, वो एलिवेटेड कॉरिडोर्स के थ्रू आएगा जाएगा। जहाँ तक रोज़गार का सवाल है, तो जैसा मैंने पहले बताया कि सरकार की जो योजनाएं हैं रोज़गार मूलक हैं। अभी हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं। मैं सागर नगर निगम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, युवा उद्यमी योजना या दूसरी प्रकार की योजनाएं लगातार चल रही हैं। यदि कोई व्यक्ति शासकीय सेवा में नहीं जाना चाहता, स्वयं का कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है, उसके लिए प्रशिक्षण योजनाएं संचालित होती हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी युवा नीति भी घोषित की है, जिसमें 8,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से जब तक वो ट्रेनिंग प्राप्त करेगा बालक बालिका, उसको मिलेगा। उसके पश्चात जो भी कंपनियां होंगी, फर्में होंगी, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको वहाँ पे रोज़गार मिलेगा। तो रोज़गार की दिशा में लगातार काम चल रहा है। और सर, कहा भी जाता है कि जब सड़कों का जाल बिछता है तो बस सड़क ही नहीं बनती, बल्कि जो उस जिले के लोग हैं उसकी किस्मत भी बनती है। तो एक जो नई योजना आ रही है उसके लिए आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सागर वासियों के लिए भी जोरदार तालियां कि विकास की जो और द्वार है वो भी खुलेंगे। वृंदावन जी, मेरा अगला सवाल आपसे। निगम अध्यक्ष, आप ऐसे में कई बार जनता से जब आप रूबरू होते हैं तो कई प्रकार की चुनौतियों का आपको भी सामना करना पड़ता है, परेशानियां होती हैं, उनके कई दुख दर्द आपके सामने ऐसे आते हैं। तो देखिए, अभी इस वक्त आपके साथ मौजूद ही है यहाँ पर हीरा सिंह राजपूत जी, तो कुछ परेशानियां, कुछ ऐसी जो आप सामने रखना चाहें या चुनौतियां जिनका आप चाहते हैं कि हाँ समाधान हमें मिल जाए? देखिए, इसमें मैं आपसे एक चीज़ जरूर कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे भाई विक्रम जी ने बताया है जी, कि हम जब जनता के बीच में जाते हैं तो उसके जन्म से लेकर उसके अंतिम समय तक के लिए योजनाएं हैं। और जब व्यक्ति हमारे पास किसी भी काम के लिए आता है तो खाली हाथ नहीं जाता। चाहे आप महिला आ जाए
युवा आ जाए। आज युवा नीति के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अगर कोई भी युवा साल में अगर 20 फार्म भी डालता है तो उसकी रसीद एक ही लगेगी। ये नहीं कि बार बार उसको उसकी फीस भरनी पड़ेगी। जो पूर्व में हमारे जो बेरोजगार भाई थे, भाई जब भी फॉर्म भरते थे तो फॉर्म में हर बार उनको पैसा लगता था, लेकिन इस युवा नीति और युवाओं के माध्यम से उनने कहा है कि आप फॉर्म भरिए, साल में आप एक बार फीस भरेंगे, उसके बाद आप जितने भी फॉर्म भरेंगे आपको फीस नहीं लगेगी। हम जब धरातल पर जाते हैं तो व्यक्ति चाहता है हमें रोड, नाली, राशन। आज इतने कोरोना जैसे काल में भी जब माननीय मोदी जी ने डबल राशन किया तो आप कल्पना करिए कि एक घर में जब व्यक्ति के पास उस समय ना काम था, ना धंधा था, ना उसके पास कोई रोजगार था, क्योंकि व्यक्ति अपने घरों में था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डबल राशन देकर उस परिवार के लिए और उस विपत्ति के समय उसके साथ खड़े हुए हैं। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था जी कि सबसे पहले तो IB24 का बहुत बहुत स्वागत है सागर में। व्यक्ति का सबसे बड़ा जीवन में एक चीज़ रहती है कि अपना स्वयं का घर। प्रधानमंत्री जी आवास योजना के तहत सागर में सैकड़ों, चाहे मैनपानी में देख लीजिए, अंबेडकर नगर में देख लीजिए, सैकड़ों की संख्या में लोगों के लिए निवास दिए गए हैं। और निवास ऐसे वैसे नहीं कि मतलब ऐसे ही दे दिए कुछ भी, बढ़िया 2 रूम है, लेट बाथ है, किचन है उसमें। अगर कोई भी प्रॉपर्टी वाला उसको बना के देगा तो 20-25 लाख रुपए का देगा वो, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत ही आसान किस्तों में दिया है लोगों के लिए। कुटीर योजना है। सर आपसे ही मैं चर्चा आगे बढ़ाती हूँ वृंदावन जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सागर कृषि प्रधान क्षेत्र है और एक से बढ़कर एक यहाँ पर फसलें होती हैं। काफ़ी हम देख रहे हैं कि लगातार विकास भी हो रहा है। आगे किस तरह से आपकी तैयारी है, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के साथ ये भी देख रहे हैं कि नंबर 1 राज्य बना हुआ है, लगातार 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड से भी हमें सम्मानित किया गया है। तो सागर कृषि के क्षेत्र में और किस तरह से आगे बढ़े, इसको लेकर कैसी तैयारी है आपकी? देखिए, जैसा कि 2003 के बाद से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो बुंदेलखंड में सबसे बड़ी जो समस्या थी पानी की थी। यहाँ पानी नहीं था, यहाँ हर साल सूखा पड़ता था। अगर व्यक्ति ने 3 फसलों में से एक फसल ले ली तो वो अपने लिए भाग्यशाली मानता था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उस सरकार के माध्यम से सबसे बड़ा बुंदेलखंड के लिए अगर कोई काम मिला है तो पानी के लिए। आप यहाँ से हमारे करीब 80 किलोमीटर सायगढ़ क्षेत्र है, उस सायगढ़ क्षेत्र में आप मानिए गर्मी तो ठीक है, ठंडी के समय भी पीने के लिए पानी मिलना बहुत बड़ी है। लेकिन वहाँ जो हमारा डैम बना, उस डैम के माध्यम से जितना भी उसके आसपास का रकबा था, उस रकबे के माध्यम से जो कृषि थी, वह कृषि आज व्यक्ति एक की जगह 3 फसलें ले रहा है। उस फसल के माध्यम से उसका भी उद्धार हो रहा है और साथ में हमारे प्रदेश का भी उद्धार हो रहा है। और व्यक्ति ये सोचने लगा है, जो पूर्व में यहाँ से लोग पलायन करते थे, कहीं दिल्ली, कहीं मुंबई, भोपाल काम करने जाते थे, लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता होने के नाते कह सकते हैं कि 90% पलायन रुक गया है। पलायन रुकने का सबसे बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जो डैम है, पुलियाँ हैं, इत्यादि चीज़ों पर जब पानी यहाँ स्थापित हुआ और पानी के माध्यम से जो स्रोत तैयार हुए, उससे जो कृषि का हुआ और उस कारण से मध्य प्रदेश कृषि के मामले में नंबर 1 बना। जी हीरा जी, इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि सागर का जो प्रमुख आय का स्रोत है वो कृषक भाई ही हैं। दिन रात वो फसलों को जोतते हैं, तब जाकर के सागर आगे बढ़ रहा है। तो आप किस तरह से देखते हैं कि सागर की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है कि मध्य प्रदेश कृषि के मामले में नंबर 1 बना हुआ है? देखिए, हमारे सागर जिले में भी एक जमाना था कि केवल एक बीला डैम बना था। 40 साल पहले एक बीला डैम बना था सायगढ़ में और कहीं कुछ नहीं हुआ। हम देख रहे हैं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इतने बड़े बड़े डैम, हमारे राहतगढ़ में एक मड़िया डैम बना के 1.5 लाख हेक्टेयर एकड़ ज़मीन बिना खुरई से लेके राहतगढ़ तक सींचने के लिए स्वीकृत कर दी, 12,000 करोड़ का। ऐसे कई डैम देवरी में, गौरझामर में, सुर्खी में, रहली में, चौतरफा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिवराज सिंह की क्या तारीफ करें। अभी 5 दिन पहले हम दोनों साथ में थे, लगभग 40 मिनट मुख्यमंत्री जी कार में हम रहे और उनकी जो सोच है
अब उनकी सोच ये नहीं कि हमें भाजपा के वोट मिले। मानव की सेवा, जनता की सेवा, गरीब की सेवा कैसे कर सके। एक रास्ते में 100-150 महिलाएं खड़ी थी। विधायक जी ने कहा ये बहुत नाराज हैं, यार रुकोगे तो टाइम लग जाएगा। सीएम बोल रहे यहीं रुको। एक एक व्यक्ति को उनका सुनना, उनकी समस्या को हल करना, गरीब हो, गांव का हो, किसान हो, महिला हो, पुरुष हो, जो एक पीड़ित मानवताओं की सेवा मुख्यमंत्री रहते हुए क्या कर दें विकास के साथ साथ व्यक्ति के लिए। उनकी सोच तो देवतुल्य हो चुकी, मैं बताऊंगा आपके लिए। जो कभी देवताओं की सोच होती, अतिशयोक्ति समझोगी आप इसको, इसे चापलूस भी कहेंगे लोग आके, बहुत ज़्यादा चापलूसी हुई, पर ये हकीकत है। उनकी सोच जो है पीड़ित मानवता की सेवा के साथ साथ विकासकारी। और हमारे सागर का जो है अभी कम है, चूँकि कुछ हुआ ही नहीं बुंदेलखंड में। 70 साल में कुछ नहीं हुआ, अब हो रहा है, बहुत हो रहा है। जल निगम के माध्यम से गांव-गांव में पेयजल योजनाएं, सिंचाई सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। किसान के लिए फ्री कुआ 2 लाख का, 2.5 लाख का अपने खेत में खोल दीजिए, मेड़ बंदान फ्री। ये सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी योजनाएं हैं। टाइम तो लगेगा देखो, पर इतना हो रहा है। अभी हम संतुष्ट नहीं है, ना जनता संतुष्ट है, पर जो इन्होंने कर दिया उसकी तुलना अगर हम उनसे करें, हम 70 साल का इतिहास देखें इन 10 सालों में, तो ये 10 साल उन 70 साल पे बहुत भारी पड़ते। यह है हकीकत जो हम आपके सामने चित्रण कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और ज़मीनी हकीकत क्या है यही जानने के लिए हम विकास चौपाल आज सागर वासियों के बीच लेकर आए हैं। चंद्रशेखर जी, अब क्योंकि अंतिम पड़ाव पर है विकास चौपाल, अब आगे आपने किस तरह की तैयारी कर रखी है, क्योंकि चुनाव मुहाने पर है। ऐसे में जनता यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जो मांग है वो पूरी हो सके। कई मांगों को लेकर के वो आपके सामने भी प्रस्तुत होते होंगे, तो आपने किस तरह से तैयारी कर रखी है कि लगातार आगे बढ़ता रहे सागर? देखिए, शासन की जितनी भी योजनाएं हैं जी, उनका लोगों को लाभ देना प्रशासन का काम है। मैं अपने नगर निगम की बात करूं तो आज की डेट में पूरे शहर में एक भी ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसकी आयु 60 वर्ष की हो गई हो और बीपीएल में हो, उसको पेंशन ना मिल रहा हो। एक भी ऐसी विधवा माँ बहन जिसको कल्याणी पेंशन ना मिलती हो। संबल का एक भी ऐसा व्यक्ति जिसके साथ कोई दुर्घटना घटती है उसको लाभ न मिल रहा हो। हमने अभियान चला करके, हमारे इस अभियान में हमारे सभी पार्षदों का, जनप्रतिनिधियों का पूरा साथ था। और आज की डेट में मैं नगर निगम में जब भी बैठता हूं तो मुझे ऐसी कोई जनहितकारी योजना जिससे कोई व्यक्ति वंचित हो वो नहीं आता है। और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं कि हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं, उन योजनाओं का सतत रूप से उनको लाभ मिले, इसके लिए हमारा लगातार प्रयास जारी है और हम लगातार इसमें काम करेंगे आगे भी। हीरा जी, अंतिम सवाल आपसे ही, आपने किस तरह से तैयारी कर रखी है कि लगातार बुंदेलखंड ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि भारत के मानचित्र पे नंबर 1 रहे? देखिए, बुंदेलखंड हमारा हर विधा में आगे रहा है जी। आपको अगर हम याद दिलाएं तो छत्रसाल बुंदेला हमारे बुंदेलखंड के, बिल्कुल, जिन्होंने बुंदेलखंड की स्थापना की। महारानी लक्ष्मीबाई, पद्माकर जी, हमारे सर हरि सिंह गौर, रानी दुर्गावती भी आप मध्य प्रदेश यहीं की मानो, इसलिए मानो यहाँ की कि रानी दुर्गावती हमारे यहाँ पन्ना में अजयगढ़ में पैदा हुई छत्राणी थी वो, तो वो भी हमारे बुंदेलखंड की हस्ती थी। एक से एक हस्ती हमारे बुंदेलखंड में पड़ी है। वही क्रम हमारे नेताओं का बना हुआ है और वही क्रम हमारे किसान से लेके मजदूर से लेके महिलाएं, देखो आप 50% महिलाएं जो आरक्षण किया है हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने, उसका लाभ उठाकर आज अगर बहनें आगे आके आपसे बात कर रही हैं। और लाडली बहना योजना से बुंदेलखंड में सैलाब आने वाला है। क्या है, गांव में रहने वाली महिलाओं का पॉकेट खर्च, जेब खर्च की पैसा बंद हो गया था। उसका कारण हम बता रहे हैं आपके लिए। पहले किसान गांव में 90% किसान रहता है जी। किसान की मंडी में तौल होती थी, पैसा नगद मिलता था। जब पैसा नगद आता था तो घर की महिलाएं, गृहिणी, हमारी बहनें उस पैसे अपना हक समझती थी। अब सब पैसा आ रहा है काय में, बैंक में ऑनलाइन आ रहा है, सारी शासकीय योजनाओं का भी ऑनलाइन चल रहा है, खाते में पैसा आ रहा है। तो पॉकेट खर्च के लिए जो 1000-12,000 को मिलेगा उससे महिलाओं का उत्थान होगा। और गांव में रहने वाले महिला, बच्चे, ग्रामीण जन, किसानों का उत्थान होने से अपने आप शहर में
डेवलपमेंट होता है। तो चौतरफा हमारा बुंदेलखंड आगे बढ़ रहा है और हमें आशा है कि हम शीघ्र ही मालवा और महाकौशल से आगे निकल जाएंगे। हमारा आपसे वादा है। जी जी, मैं शिवराज मामा को एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि अभी आपने कुछ दिन पूर्व देखा होगा कि उन्होंने आहतों में शराब पीना बंद करा दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज़्यादा पीड़ित थी, क्योंकि उनके पति जो दिन भर मेहनत मजदूरी करते थे और वो सारे आहतों में जाके शराब पीकर घर आते थे। और बिल्कुल हमने देखा भी है कि फिर किस तरह से उनका सम्मान किया गया है, बाकायदा उमा भारती ने भी उनका सम्मान किया। जी जी जी, के लिए मैं आपको बताना चाहूँ, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ये समझना। आज जैसे जनता जनार्दन परिकल्पना करती हम लोग, मैंने अभी बोला था राम राज्य की परिकल्पना है, तो देखिए जो हमारी माताएं होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, वो समाज का चेहरा होती हैं और जितनी आगे वो बढ़ेंगी उतने आगे हमारा समाज बढ़ेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने इस बार ये तय किया कि महिलाओं का चुनाव लड़ने में भी आरक्षण रहेगा। इसका ये फलस्वरूप है कि आज नगर निकाय के और नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं मध्य प्रदेश में और 50% हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं जो वार्डों का, क्षेत्रों का जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। तो उनकी इस चीज़ के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने ये चीज़ मध्य प्रदेश के अंदर संभव करके बताई है। आपका बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए महिलाएं बढ़ेंगी, पूरा समाज बढ़ेगा। जी जी बोलिए। IBC 24 का हम बधाई देते, धन्यवाद देते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया सर। और निवेदन करते हैं कि एकाध चौपाल गांव में, जी, ग्रामीण क्षेत्र में लगाया बिल्कुल, जाए, बिल्कुल। जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सुने और अपनी बात रखें। और बिल्कुल हरि सिंह जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले बार विकास चौपाल किसी जिले में ना लगे, ग्रामीण अंचल में लगे, ताकि ग्रामीणों की जो आवाज़ है वो भी पूरे देश भर तक सुने। सर बहुत कम समय बचा है जी। हम बार बार अपने सागर में जो विकास की बात कर रहे हैं, इसमें एक और बड़ा पायदान हमारे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों ने जोड़ा है, एक वुमेन्स वर्किंग हॉस्टल बनाकर, जो बाहर से जो महिलाएं सागर के अंदर, चूंकि संभागीय मुख्यालय है, कई बड़े बड़े ऑफिस भी हैं यहाँ पर, तो महिलाएं आती हैं। अब उनको रात में रुकने की अगर व्यवस्था कर दी है तो ये बहुत बड़ा कदम बुंदेलखंड में विकास की ओर बढ़ा है। इसी तरह हम अगर बात करें तो सागर के अंदर एक महिला विश्वविद्यालय की बात भी लगातार चल रही है और निश्चित रूप से हमारे जो जनप्रतिनिधि सामने बैठे हैं और जो अभी किसी कारण बस यहाँ पर उपस्थित नहीं है, वो सारे लोग प्रयास कर रहे हैं। हम बार बार मातृशक्ति को आगे ले जाकर इस देश को परम वैभव पर ले जाने की बात जो करते हैं, वो निश्चित रूप से सागर में हम बहुत जल्दी परिलक्षित होते हुए आप देखेंगे। और सागर वासियों के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं कि लगातार सागर वासी आगे बढ़ते रहे, पूरा बुंदेलखंड आगे बढ़े और पूरा मध्य प्रदेश आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ आज विकास चौपाल में जुड़ने के लिए, और तमाम जनता का भी बहुत बहुत शुक्रिया। IBC 24 का खास कार्यक्रम विकास चौपाल आज सागर पहुंचा है, बुंदेलखंड पहुंचा है। बुंदेलखंड के मुख्य मुद्दे क्या है, आज हमने इस पर चर्चा की और उम्मीद यही कि विकास चौपाल के कारवा लगातार आगे बढ़ता रहेगा और सागर जिला भी यूं ही बढ़ता रहेगा। फिलहाल सागर से विकास चौपाल में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।